हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्राइम डायरी। तो एनसीआरबी के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रतिदिन 82 मर्डर केस दर्ज किए जाते हैं। इनमें से ज़्यादा केसों के बारे में बाहरी लोगों को तो पता भी नहीं चलता और बहुत सी फाइलें थाने और कोर्ट कचहरी में यूं ही धूल फांगते रह जाते हैं। इसी भारत में कुछ ऐसे भी मर्डर केस हुए हैं जो ना सिर्फ देश भर को ही बल्कि आज वो पूरे देश में वो केस सबको पता है। जेसिका लाल मर्डर केस ये एक ऐसा केस है जिसे लोग सालों साल के बाद भी भुला नहीं पाते। इस मर्डर केस को सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल मर्डर केस माना जाता है। इस मर्डर केस के तहत भारत के राष्ट्रपति से लेकर ये केस बड़े बड़े बिजनेसमैन तक उनसे भी जुड़ता है। तो आखिर क्या है इस मर्डर केस की कहानी? इस हत्या की साजिश के पीछे कौन था? ये हत्या किसने की थी और कौन थी जेसिका लाल? जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आपको ये कहानी पूरी समझ में आ सके। तो दोस्तों, हत्या के बाद पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, गवाहों के बारे में सुनकर के आप शॉक हो जाओगे। तो हम कहानी शुरू करते हैं। ये घटना अप्रैल 1999 की है और साउथ दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुतुब कोरेनेट हवेली के अंदर डेमारेट कोड नाम का एक रेस्टोरेंट था। और ये रेस्टोरेंट दिल्ली में गिनी चुनी अमीरी प्रभावशाली बीना रमानी का था। वैसे तो ये भारतीय थी, मगर इन्होंने कनाडा के बिजनेसमैन जॉर्ज मेलहोत से शादी की थी। इस कारण बीना के पास कनाडा की नागरिकता थी, लेकिन आजकल ये पति पत्नी दिल्ली में ही रहने लगे। दोनों मिलकर ये रेस्टोरेंट चला रहे थे और यह रेस्टोरेंट महंगी पार्टियों के लिए जाना जाता था। और हर गुरुवार को इस रेस्टोरेंट में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों की ही एंट्री होती थी और वहां अमीर लोगों को ही एंट्री दी जाती थी। हमेशा की तरह 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को भी एक बड़ी पार्टी करने का फैसला वहां किया जाता है। और ये पार्टी बीना रमानी के पति जॉर्ज मेलहोत के लिए थी, क्योंकि जॉर्ज भारत छोड़कर कनाडा वापस जा रहा था। इसलिए इस पार्टी का इंतजाम किया गया। क्योंकि यह एक फेयरवेल पार्टी थी, वो भी रेस्टोरेंट के मालिक की थी, तो इसे खास रखने के लिए, इसे खास करने के लिए बड़े बड़े और खूबसूरत मॉडल्स को बार हैंडल्स के तौर पर वहां रखने का फैसला लिया जाता है। और बीना और जॉर्ज की एक बेटी भी थी जिसका नाम था मालिनी रमानी। और मालिनी भी उन दिनों मॉडलिंग में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही थी और वो भी एक फैशन डिजाइनर भी थी। इसी कारण मॉडल्स से उसकी काफी ज्यादा जान पहचान थी और वहाँ के कुछ मॉडल्स को टेंडर्स के रूप में काम करने का ऑफर दिया जाता है और बदले में उन्हें मोटी रकम देने की बात भी करती है। मालिनी ने जिसको कांटेक्ट किया था उसमें से एक का नाम था जेसिका लाल। जेसिका का जन्म 5 जनवरी 1965 में हुआ था। पढ़ाई खत्म होने के बाद यह मॉडल का काम कर रही थी और भले ही बहुत ज़्यादा कामयाबी इसे नहीं मिल पाई थी, लेकिन फिर भी इनका करियर ठीक ठाक ही चल रहा था। और जब मालिनी जेसिका को बार टेंडर की ऑफर देती है तो जेसिका हाँ कर देती है। सब कुछ तय होने के बाद पार्टी वाली रात 29 अप्रैल 1999 को वो पार्टी में आ जाती है और वहाँ पे कई सारे बिजनेसमैन और हस्तियाँ भी आए हुए थे और खाने पीने के साथ साथ उस पार्टी का मजा भी ले रहे थे सभी। प्लान के मुताबिक रात को 12 बजे पार्टी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो पार्टी देर रात तक चलती रही और रात के 12:30 बज रहा था तो वहाँ पर 4 लड़के आते हैं। सिद्धार्थ वरिष्ठ उर्फ मनु शर्मा। मनु शर्मा वहाँ के गिने चुने बड़े नेताओं का बेटा था और इनके पिता एमएलए भी थे। विकास यादव भी कोई मामूली आदमी नहीं था, यूपी के गिने चुने नेता टीपी यादव का बेटा था। ये 1986 से 1989 तक यूपी में लोकसभा देखते थे और उन्हें राज्यसभा सांसद माना गया। और उनके अमरदीप गिल और आलोक खन्ना वहाँ के कोका कोला कंपनी का बड़ा अधिकारी था। ये चारों अपने बंगले में पार्टी कर रहे होते हैं तो तभी मनु शर्मा को याद आता है कि हर गुरुवार को टेमारेंट उस पार्टी में बड़े बड़े लोग आते हैं। पार्टी में वो चारों भी चले जाते हैं फिर और थोड़ी देर तक नाचते हैं। एंजॉय करने के बाद शराब के काउंटर में जा कर के शराब मांगते हैं जेसिका से। तो फिर वहाँ जेसिका उनको कहती है कि शराब खत्म हो गया है। तो मनु शर्मा अपने जेब से 1000 रुपये निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाकर फिर से शराब देने को कहता है और जेसिका लाल मना कर देती है। तो इससे मनु शर्मा इसको खुद का इंसल्ट मानता है और अपनी बंदूक निकाल करके हवा में 2 बार फायर कर देता है और फिर से शराब देने को कहता है।
और फिर इस बार भी वह मना करती है और फिर इस बार मना करने पर वो सीधे उस पर बंदूक तानकर चला देता है और जेसिका लाल के बाईं आंख पर गोली जा लगती है और फिर वो वहीं पर गिर जाती है। और वहाँ के लोग शराब के नशे में इतने ज़्यादा धुत थे कि किसी को भी पता नहीं चलता कि किसी की यहाँ पर हत्या हो गई है और पार्टी ऐसे ही चलती रहती है। और फिर कुछ देर बाद बीना रमानी की नज़र वहाँ जेसिका पर पड़ती है। फिर बीना रमानी उसके पास जाती है और मनु शर्मा पद भी बढ़ाती है। फिर उसकी नज़र मनु शर्मा पर भी पड़ती है और वह पूछती है कि तुम कौन हो और पार्टी में ये पिस्तौल लेकर क्यों आए हो। उसके कहने पर मनु कहता है कि गोली मैंने नहीं चलाई और तेजी से भागने लग जाता है। वहाँ के रेस्टोरेंट के गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मनु शर्मा अपने बाकी 3 दोस्तों के साथ वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और भागने के बाद जेसिका को तुरंत हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है और उसे वहाँ पर मृत घोषित कर दिया जाता है। और फिर मनु शर्मा पार्टी से भागने के बाद किसी अनजान जगह पर जाकर के मिट्टी के नीचे अपनी पिस्तौल को दबा देता है और विकास के बंगले में पहुंच जाते हैं। और फिर मनु शर्मा अपने किसी आदमी को पिस्तौल के बारे में बताते हुए उसे नष्ट करने को कहता है और फिर वो सब के सब अंडरग्राउंड हो जाते हैं और ये मामला पुलिस तक भी पहुंच जाती है। घटना के समय रेस्टोरेंट में कम से कम 100 लोग मौजूद थे और ज़्यादातर लोग बताते हैं कि गोली मनु शर्मा ने चलाई है और पुलिस के पास गवाहों की लंबी फौज होने के कारण और पुख्ता सबूत भी थे। पुलिस दिन रात मनु शर्मा को और उसके दोस्तों को ढूंढने में लगी रहती है, लेकिन उसका पता कहीं भी नहीं चलता। और कुछ ही दिनों बाद पुलिस 2 मई 1999 को मनु शर्मा की वह गाड़ी को बरामद कर लेते हैं जिस कार से वो पार्टी में आए थे और भागे भी थे। मनु शर्मा अब तक फरार था। 4 मई को पुलिस अमरदीप सिंह को और आलोक खन्ना को गिरफ्तार कर लेता है। ये भी पार्टी में शामिल थे और तोड़दार पूछताछ करने के बाद मनु शर्मा के पीछे भी पुलिस लगी ही रहती है और फिर वो हाथ नहीं आता तो 6 मई 1999 मनु शर्मा खुद ही अपने आप को सरेंडर कर देता है और बंदूक को नष्ट करने वाले बनु झिंगम को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसके बाद बीना रमानी उनके पति और बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके ऊपर यह केस था, ये बिना लाइसेंस के पार्टी में शराब उपलब्ध करवाए थे और ये भी पता चलता है कि ये जॉर्ज की फेयरवेल पार्टी थी और कुछ चुनिंदा लोगों को ही इसमें शामिल करना था और कुछ चुनिंदा लोग ही इसमें शामिल हुए थे। और ये पार्टी ऐसी थी कि दिल्ली के हाई क्लास से संबंध रखने वाला कोई भी व्यक्ति आ सकता था और बीना रमानी पर यह भी दोष लगाया जाता है कि खून होने के बाद वहां पर जेसिका के खून के धब्बों को साफ कर दिया गया था और बीना रमानी पर सबूत मिटाने का भी आरोप लगाया जाता है। इस खुलासे के बाद वाई.एस. डडवाल को भी उस पद से हटा दिया गया और उन्हें शक के नजरिए से भी पुलिस कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन विकास यादव अब भी लापता था। पुलिस दिन रात विकास यादव के पीछे लगी हुई थी, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था और कुछ समय के बाद विकास यादव भी दिल्ली के ही पुलिस में सरेंडर कर देता है और पुलिस आरोपियों पर मामला दर्ज कर ही रही थी और फिर सबूत इकट्ठे कर ही रहे होते हैं तो बीना रमानी और उनके पति को जमानत मिल जाती है, लेकिन तीनों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और रेस्टोरेंट का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। लेकिन हत्या में बरामद किए गए हथियार को अभी तक खोज नहीं पाते और फिर यह केस, इसमें यह भी पता लगता है कि मनु के दोस्त ने ही उसकी पिस्तौल को नष्ट किया था और ये केस कोर्ट में अभी भी चल रहा है। और फाइनली 3 अगस्त 1999 को कोर्ट 12 लोगों के खिलाफ सीट फाइल करती है। कोर्ट को लग रहा था कि मनु शर्मा को इस हत्या के लिए कड़ी सजा सुनाई जाएगी। मामला अदालत में आते ही नए रूप लेने शुरू कर देता है और एक के बाद एक गवाह अपने बयान से पलटने शुरू हो जाते हैं। इस केस में सबसे अहम गवाह शयन मुंशी मई 2021 को अपने बयान से पलट जाता है और 5 मई को इलेक्ट्रीशियन भी अपने पहले दी गई गवाह से पलटकर मनु शर्मा को पहचानने से ही इनकार कर देता है। इस केस का तीसरा गवाह भी अपने बयान से पलट जाता है और पहले बीना रमानी ने पुलिस के सामने गवाही दी थी कि उसने मनु शर्मा को गोली चलाकर भागते हुए देखा था और कोर्ट में भी बीना रमानी पलट जाती है और कहती है कि गोली चलाकर भागने वाला शख्स पक्का मनु शर्मा ही था और रोज बयान बदलने के कारण केस भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। शयन मुंशी ने भी जो भी कोर्ट में गवाही दी थी
तो वो भी बदल जाता है। धीरे धीरे सभी सबूत झूठे साबित हो गए थे और पुलिस ने जो बंदूक की खोखे पाए थे वो भी अलग अलग बंदूक के थे। अब जो पहले मर्डर का केस लग रहा था अब वो रहस्यों से भर चुका था। इस केस के बारे में कुल 19 गवाह पलट जाते हैं और फिर बीना रमानी के पति और उसकी बेटी अपनी बात पर डटे हुए रहते हैं। वो दोनों मनु को गोली चलाने वाले शख्स ही बताए जा रहे थे और इससे 12 अप्रैल 2005 को मनु शर्मा को बेल मिल जाती है क्योंकि पुलिस को कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी पुलिस छानबीन में लगी ही हुई थी और 21 फरवरी 2006 को फैसला सुनाया जाता है कि पुलिस के कोई भी सबूत न मिलने से उन सभी को छोड़ दिया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, विकास उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता टीपी यादव का बेटा था और जेल से वह बाहर आकर के एक मर्डर केस को और भी अंजाम दे देता है। कोर्ट द्वारा श्याम शर्मा को भी छोड़ दिया जाता है और फिर ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयालु शर्मा के साले थे। कोर्ट ने क्रिएटर युवराज सिंह को भी पुख्ता सबूत न मिलने के कारण आजाद कर दिया जाता है और फिर सबको जिसको इस केस के दौरान पकड़ा जाता है उन सभी को भी धीरे धीरे छोड़ दिया जाता है। और फिर ऐसा करने से दिल्ली के लोग प्रदर्शन करना चालू कर देते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। देश भर में हो रहे जबरदस्त प्रदर्शन से 14 फरवरी 2006 कोर्ट दिल्ली पुलिस को फिर से जांच पड़ताल करने के लिए कहती है और अब इस केस के लिए नए अधिकारी भी आए थे और बताया जाता है कि पहले किए गए जांच पड़ताल में काफ़ी ज़्यादा लापरवाही भी किया गया था और ऐसा लगता है कि पुलिस ने उनको बचाने के लिए भी अपना ताकत का इस्तेमाल किया था और जो कोर्ट में बंदूक के अलग अलग खोखे दिखाए गए थे उसे भी पुलिस अधिकारियों द्वारा ही बदला गया था। और इसी दौरान 13 मार्च 2006 को एक बार फिर से यह केस चालू होता है और ये भी पता चलता है कि जो सैन मुंशी जिसे हिंदी नहीं आती वो भी झूठ बोल रहा था। और स्टिंग ऑपरेशन में ये भी पता चलता है कि कई लोगों ने जानबूझकर अपना गवाह बदला था और उन्हें पैसे दे करके धमकाया गया था और 25 दिनों तक इस केस की सुनवाई चलती ही रही। फिर 18 दिसंबर 2006 को फैसला सुनाते हुए कहते हैं, इसे मद्देनजर रखते हुए और एविडेंस प्राप्त होने पर इस केस के मुख्य आरोपी मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और विकास यादव को 4 साल की सजा होती है। बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है और अपने बयान से पलटने वाले सैन मुंशी और एविडेंस बदलने वाले पुलिस अधिकारी झूठी और दबाव में आकर के झूठी गवाह देने के लिए कुल 19 लोगों पर आरोप दर्ज किया जाता है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है और उन लोगों को मिली सजा बरकरार रहती है। भले ही आरोपियों को सजा मिल जाती है लेकिन जेसिका के परिवार वालों को सब कुछ खोना पड़ता है। और जब कोर्ट ने 2006 को आरोपियों को छोड़ दिया तो जेसिका के पिता को ब्रेन स्ट्रोक हुआ और वे गंभीर रूप से बीमार हो गए और कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो जाती है। और दोनों के मरने के बाद को लेकर उसकी मां को भी सदमा पड़ जाता है। उसके बाद मनु शर्मा 17 साल तक जेल में ही बिताता है लेकिन 2020 में अच्छे व्यवहार के कारण उसे छोड़ दिया जाता है और वो जेल से बाहर आ गया। अभी मनु शर्मा की उम्र 47 साल बताई जाती है। और इसके बाद जेसिका की बहन कोई भी विरोध नहीं करती और ये भी कहती है कि अगर जेसिका के मरने के बाद अगर मनु शर्मा माफ़ी भी मांगता तो मेरी माँ उसे माफ़ कर देती। और फिर 2021 में उस परिवार की आखिरी सदस्य की भी मौत हो जाती है। दरअसल जेसिका की बहन को भी लीवर की बीमारी से उसकी मौत हो जाती है और इस केस के बहुत से आरोपी अभी भी बाहर अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर ही बताइएगा और ऐसी ही क्राइम की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।